जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया है। अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल की इस हमले में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:30 बजे ये हमला हुआ। अचानक से आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन उनको गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। इस आतंकी हमले की खबर से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा बल सारे, और जगह जगह से अभियान शुरू कर दिया गया है। पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में कैसी मौजूदगी है, कैसी भूमिका है, और क्या अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने जरूरी हो गए हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से इजहार जी जुड़ रहे हैं, जो वन इंडिया के हमारे सहयोगी हैं, जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर रखते हैं। इजहार जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये घटनाक्रम हुआ कैसे, और क्या आतंकियों की अभी मौजूदगी वहां पर है, उनके तलाशी अभियान जारी है? क्योंकि अभी जो खबर आई है उसमें दोनों तरफ से कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन आतंकी भागने में सफल भी हो गए हैं, ऐसी भी बातें की जा रही है। देखिए केशव, ये आतंकी घटना जहाँ पर अंजाम आई, मैं बिल्कुल वही मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लालचौक का, ये अनंतनाग का घंटाघर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको भी घंटाघर कहा जाता है। ना सिर्फ श्रीनगर में घंटाघर ही, यहाँ भी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी ये घंटाघर है जहाँ पर ये घटना पेश आई। तो ये कुछ ही यहाँ पे घंटाघर से बिल्कुल महज 30 या 40 फीट की दूरी पर एक एक पुलिसकर्मी इस दुकान से बाहर निकल रहा था। ये जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, एलजी की दुकान है, यहाँ से बाहर निकल रहा था। और जब जो ही वो बाहर निकला तो आतंकवादी एक एक आतंकवादी था जो उसका पीछा कर रहा था, और उसने उस पुलिसकर्मी को नजदीक से बिल्कुल क्लोज रेंज से गोली मार दी, जिसके कारण वो घायल हो गया। और उसे फिर यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लिया गया, लेकिन डॉक्टरों की बेहद कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई और वो दम तोड़ बैठा। तो ये जो पुलिसकर्मी है जिसकी ये हत्या हुई है, ये सेंट्रल कश्मीर के रीवा का रहने वाला है, और यहाँ पर इसी चौक में यात्रा ड्यूटी पे था। तो अभी पुलिस ने यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर हर जगह सुरक्षा बल, पुलिस, सेना के जवान यहाँ पर कई जगह पर रैंडम चेकिंग भी हो रही है। लेकिन ये अभी हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये एक लोन वुश अटैक था। एक आतंकवादी था जो यहाँ पर उस पुलिसकर्मी का पीछा कर रहा था, और जो ही वो दुकान से बाहर निकला तो उस पर नजदीक से गोली चला दी। ये पुलिसकर्मी यात्रा की ड्यूटी यहाँ अंजाम दे रहा था, क्योंकि ये जो अनंतनाग है, अनंतनाग से ही पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में यात्रा जाती। यात्री जो है हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में जो जम्मू कश्मीर आते हैं, या तो वो श्रीनगर या श्रीनगर से बालतल होते हुए, सोनमर्ग के बालतल होते हुए जाते हैं पवित्र गुफा के दर्शन के लिए, या तो पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में उनको लिया जाता है। क्योंकि पहलगाम जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है वो अनंतनाग जिले में ही पड़ता है, और उसी के चलते यहाँ पर सुरक्षा के मैक्सिमम इंतजाम होते हैं, क्योंकि काफी वोलेटाइल एरिया रह चुका है पास में भी, और जिसके चलते यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, चाहे उनमें पुलिस हो, सीआरपीएफ हो। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल है, और ये जो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, संदिग्ध लोगों की यहाँ पर तलाशी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये है अनंतनाग का लाल चौक, जिसे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन में ले लिया है, और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उनको उनकी तलाशी ली जाती है। तो चप्पे चप्पे पर वैसे भी अमरनाथ यात्रा जब से शुरू हुई है, तो जो जम्मू कश्मीर की प्रशासन है या केंद्रीय जो, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने डायरेक्शन दी है कि यात्रियों की सुरक्षा में कोई भी कमी न रखी जाए,
और जिसके चलते जम्मू कश्मीर के हर किसी चप्पे चप्पे पर एक प्रेजेंस है, अच्छी खासी प्रेजेंस है सुरक्षा बलों की। और उसी के चलते ये जो पुलिस का जवान था वो यहाँ पर दुकान से बाहर निकल रहा था। ये जो आप मेरे सामने ये एलजी की दुकान देख रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहा था और जो ही वो बाहर निकला, शायद 2-4 कदम चला हुआ, पीछे से आतंकवादी ने उसको गोली चला दी और वो जख्मी हो गया। और उसके बाद उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लिया गया, लेकिन डॉक्टरों की बेहद कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई है। तो जो लश्कर ए तौबा का एक ऑफशूट है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उस आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और ये कहा है कि इस पुलिसकर्मी पे गोली हमें चला दी। तो अभी भी सुरक्षा बल यहाँ पर सतर्कता से पोजीशन है, डिप्लॉयमेंट काफी है यहाँ बिल्कुल। पर। यहाँ जी, पिछले अगर 10 हम 12 दिनों को देखें तो 18 जुलाई को राजौरी में घुसपैठ की कोशिश हुई थी। क्या आपको लगता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है इस वक्त तो जम्मू कश्मीर में कुछ करने की फिराक में है? इन गतिविधियों को हम वैसे ही देखें? 18 जुलाई को राजौरी में घुसपैठ की कोशिश होती है, 22 जुलाई आज है, आज एक आतंकी घटना हो जाती है, एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। बिल्कुल केशव, कई बार सुरक्षा बल जो खासतौर पर सेना के जवान हो या सीमा सुरक्षा के बल के जवान, उन्होंने सीमा या नियंत्रण रेखा पर जितने भी प्रयास किए पाकिस्तान में आतंकवादी झोंकने के जम्मू कश्मीर में, वो विफल कर दिए। कई बार अपना ये जो दिक्कतें हैं उनको भी पकड़ा गया। सतर्कता से काम हो रहा है। और पर कहीं ना कहीं जो आज जो यहाँ इस अनंतनाग जिले में ये जो घटना घट गई है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि शांति जो कश्मीर में बरकरार है वो पाकिस्तान को कहीं हजम नहीं हो रही है। और यही आतंकी घटना के द्वारा पाकिस्तान फिर से यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है और ग्लोबल लेवल पे एक कश्मीर के आतंकवादियों को, क्योंकि ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और आज की घटना में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साफ तौर पर हाथ देखा जाता है। क्योंकि केशव, अगर हम एक बात पर जोर दे तो 22 अप्रैल 2025 का जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद तकरीबन 15 महीने बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में कोई आतंकवादी हमला हुआ है आज। और ये आतंकी हमले में आप देख सकते हैं कि कैसे एक निहत्थे पुलिसकर्मी को जो महज अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, यात्रा की ड्यूटी पे तैनात था, उसे कैसे क्लोज रेंज से उसको मार डाला गया। तो आपको ये भी बताते चले कि जुलाई, हालांकि सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशंस बंद नहीं किए हैं, सुरक्षा बल लगातार वक्तन फवक्तन एंटी टेरर ऑपरेशंस करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद भी अपनी प्रेजेंस के लिए कुछ करना चाहते हैं। और शायद ये उसी अपनी प्रेजेंस दिखाने की एक कड़ी है कि हम कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। जुलाई 10 को अगर हम जुलाई 10 को एक यहाँ अनंतनाग के जिले के साथ जो जिला सटा है, शोपियां जिला, वहां के छानपुरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकवादी जिसका नाम जाकिर गनाई था वो मारा गया था, जबकि उसका सहयोगी भाग निकलने में कामयाब हुआ था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का लगातार आतंकवादियों पे दबाव बना रहता है। और उसी दबाव के चलते कहीं ना कहीं आज जो इस अनंतनाग के इस लाल चौक में क्लॉक टावर के पास ये आतंकी घटना अंजाम दिया आतंकवादियों ने, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि हम भी कहीं हैं, हम भी कहीं स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा क्या ये जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, आसपास के इलाकों में छिपे होंगे? ये नाकेबंदी भी सुरक्षा बलों ने तेज कर दी होगी। क्या लगता है, क्या ये भागने में कामयाब हो पाएंगे या अभी सुरक्षा बलों की ऐसी स्थिति है कि इनका बच पाना मुश्किल होगा? देखिए केशव, मैं आपको इस इलाके का थोड़ा सा टूर कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया कितना घना है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दुकानों की भारी संख्या है, काफी कंजेस्टेड एरिया है और इस कंजेशन में भागना कोई बड़ी बात नहीं है। तो
यूं ही यहाँ से आतंकवादियों ने स्ट्राइक किया था। आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहां पर आतंकी हमला अंजाम दिया आतंकवादियों। और ये देख सकते हैं कैसे छोटी छोटे गली कोचे हैं जहां से आतंकवादी भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये इलाका काफी कंजेस्टेड है, कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एक्टिविटी रहती है, और उसी का पॉसिबली उसी का एडवांटेज एडवांटेज लेकर यहाँ से आतंकवादी भागने में कामयाब हुए। लेकिन कुछ भी हो, सुरक्षा बल यहाँ पर आतंकवादियों पे नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ अनंतनाग के इस क्लॉक टावर के पास, ना सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए, बल्कि साथ साथ जो भी रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि ये लाल चौक जो है अनंतनाग का, ये एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सिर्फ दुकानें हैं, एक बड़ा बाजार है ये जो अनंतनाग का एक बड़ा बाजार माना जाता है वो है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां भी सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया, और ताकि उस आतंकी को पकड़ा जाए जिसने इस पुलिस कर्मी को दिन दहाड़े यहाँ पे डाला है। तो अभी भी सुरक्षा बल लगातार यहाँ कई इलाकों में सुरक्षा बल ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। हालांकि आप देख बिल्कुल, सकते हैं लेकिन यहाँ ये सुरक्षा बलों की एक तरह से विफलता भी तो कही जाएगी। अभी स्थिति जैसी है जम्मू कश्मीर में, पड़ोसी देश हमारा कुछ करने की फिराक में भी लगातार रहता ही है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए केशव, विफलता नहीं कह सकते, इसका एक कारण मैं जाती तौर पर बताऊं तो आप देख सकते हैं कितनी भारी बारिश हो रही है, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस मूसलाधार बारिश के बीच, क्योंकि अमरनाथ यात्रा तकरीबन पिछले 3 हफ्ते से चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मी है वो थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकते हैं। इस बारिश में दुकानों के शटर्स के नीचे रह सकते हैं। इस बारिश में रहना काफी मुश्किल होता है। देखिए मैं भी पिछले 10 मिनट से हूँ यहाँ इस बारिश में, तो मैं भी समझ सकता हूँ मुझे छाती की जरूरत है, मुझे एक शेल्टर की जरूरत है, और वैसी ही एक नेचुरल नीड पुलिस कर्मियों की होगी। तो ये पुलिसकर्मी जो मारा गया वो भी कहीं इस दुकान के शटर के नीचे बारिश से बचने के लिए गया हुआ था पॉसिबली, और जब भी वो बाहर निकला तो आतंकवादियों ने हमला किया। तो विफलता हम इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बारिश, कश्मीर में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, और जिसके चलते यहाँ पर जो खासतौर पर जो पुलिस वाले हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, इनको भी थकावट महसूस होती है। देखिए हमें वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि जो ये सुरक्षा कर्मी है जो लगातार दिन रात यहाँ पर इस पैच को सिक्योर करते हैं, ताकि जो हजारों लाखों श्रद्धालु है जो उनका जो सफर हो पवित्र गुफा का वो सुखमय हो, सुरक्षित हो। तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी वो भी थक जाते हैं, और शायद उसी के चलते ये जो पुलिस कर्मी था एक दुकान के नीचे शरण लेने गया था थोड़ी देर, जब तक बारिश रुक जाती, और उसी बीच आतंकवादी ने उस मौके का फायदा उठाकर गोली चला दी और उसकी जान ले ली। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि अभी जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की राज्य की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, वो पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बात कर रही है। उसको लेकर भी आवाजें उठाई जा रही हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में एक हमला होना, क्या इससे केंद्र सरकार को लग सकता है कि अभी राज्य की पुलिस राज्य सरकार को देने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसी स्थिति वहां की नहीं है कि उनके हाथों में पुलिस व्यवस्था दी जाए, अभी एलजी के हाथ में ही सब कुछ रहना ठीक रहेगा? क्या इसको इस तरह भी देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल केशव, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने उजागर किया कि कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड का प्रोटेस्ट लेकर नई दिल्ली गया था, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये झटका होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इस बात के लिए जब तक यहाँ पर जीरो टेरर फ्री स्टेट नहीं बन जाता, टेरर फ्री यूनियन टेरिटरी नहीं बन जाती, तब तक शायद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जे देने का ख्वाब शायद उमर अब्दुल्ला का पूरा नहीं होगा। और उसी के चलते आप देख लीजिए, क्योंकि खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से केंद्र सरकार कोई भी समझौता नहीं करेगी, और जो आज वाक़ा पेश हुआ तो उससे केंद्र सरकार की इस बात में दम है कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, जब तक आतंकवादी हमले बंद नहीं होते, तब तक जम्मू कश्मीर को
सेंट्रल कंट्रोल के अंदर जो सुरक्षा बल है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये चाहेगी कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्हीं के अंडर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अटैक है जो आज हुआ, कहीं ना कहीं इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को या चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला को, उनको काफी धक्का पहुंचेगा, क्योंकि केंद्र के पास एक रीजन है, एक लॉजिक है कि नहीं, आतंकवादी अभी भी नहीं रुक रहे, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का सही हाथों में रहना ही बेहतर है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि अनंतनाग जिले में पिछले कुछ सालों में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। यहीं पर 22 अप्रैल को जो है 2025 में पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले अगर हम जाएं, 13 सितंबर 2023 को गडोल में हमला हुआ था, जिसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की मौत हुई थी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी भी ढेर किए गए थे। उससे पहले चले जाएं तो 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था। यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अनंतनाग जिला किस तरह से सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा ही वहां पर खतरा रहता है हमेशा, और इसीलिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी हमेशा चाक चौबंद रखनी पड़ती है। सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव होता है, क्योंकि जैसा कि अभी इजहार जी बता रहे हैं कि बहुत घना इलाका है, आतंकियों के छिपे होने की, हमला करके भागने की संभावना कुछ ज्यादा होती है, और जरा सी भी लापरवाही या चूक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसका रास्ता बना सकती है। इजहार, अभी आगे क्या होने वाला है? अभी इस घटना के बाद आमतौर पर होता क्या है? सुरक्षा बल क्या हर घर की तलाशी लेते हैं? जी बिल्कुल केशव, देखिए थोड़ी देर पहले ये घटना तकरीबन 12:30 पेश आई, और जो ही ये घटना की खबर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है जम्मू कश्मीर के नलीन प्रभात, उनके कानों तक पहुंची, तो वो फौरन श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ आए, और यहाँ पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। यहाँ पर उन्होंने अपने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और उनसे जाना कि ये उनसे इस घटना के बारे में तफसील से ये ले लिया उनका स्टेटमेंट कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ साथ कई एक अधिकारी जो हैं, चाहे सीआरपीएफ के हैं या सेना के हैं, यहाँ पर आए, इस घटना स्थल पर आए, और उन्होंने यहाँ पर इस जगह का जायजा लिया जहाँ पर ये घटना पेश आई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे सेना के ऑफिसर्स आए हैं। सेना के ऑफिसर्स भी लगातार इस घटनास्थल पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस प्रकार से आतंकवादी ये घटना अंजाम देने में कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल लगातार नजर रखे, और सर्च ऑपरेशन जैसा आपने जिक्र किया, तो जब भी आतंकी हमला कहीं अंजाम दिया जाता है तो उसके फौरन बाद सुरक्षा बल एक उस इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर देते हैं, और घर घर तलाशी अभियान जैसे आपने पॉइंट आउट किया वैसा भी होता है। और जैसा अभी ये जो मार्केट एरिया है, इससे सटा जो रेजिडेंशियल एरियाज है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, अभी वहां भी सर्च ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है। सुरक्षा बल जिसमें पुलिस है, सीआरपीएफ है और सेना के जवान है, वो सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं ताकि वो आतंकवादी पकड़ा जाए जिसने इस पुलिस कर्मी की जान ली। साथ ही साथ इस आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बल, खासतौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सुरक्षा बलों के, चाहे सेना के हो या पुलिस के हो, एक रिव्यू मीटिंग करते हैं और रिव्यू में देखते हैं कि हमें कौन सा लूप होल रहा जिसके कारण आतंकवादी आ गए और हमला करके भाग गए। तो रिव्यू मीटिंग जो होगी सुरक्षा बलों की, उसमें उन मुद्दों पर बातचीत होगी, उन मुद्दों पर डिस्कशन होगी कि कैसे ये जो सिक्योरिटी ग्रिड है और मजबूत किया जाए ताकि कोई भी आतंकवादी ऐसे हमला करे और भाग निकलने में कामयाब हो, ऐसा मुमकिन ही ना हो। बिल्कुल। यहाँ एक आखिरी सवाल होगा आपसे। लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली है इस घटना की, उसके बारे में आप जरा बताइए। उसकी कितनी सक्रियता है, कब इस संगठन का स्थापना हुई थी और अभी किसके हाथों में इसकी कमान है? देखिए, जो लश्कर तैयबा पर जब पाबंदी लगा दी थी, इनफैक्ट उनके लश्कर तैयबा के जो चीफ हैं हाफिज सईद, उन्हें अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय एक आतंकवादी भी घोषित किया। तो कहीं ना कहीं
उसका दबाव पाकिस्तान की सरकार पे था, क्योंकि लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान से ऑपरेट होती है, और जब अमेरिका ने हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया और उसके लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी गुट, तो कहीं ना कहीं हाफिज सईद ने इस लश्कर ए तैयबा का एक शैडो ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। और अक्सर आप देखेंगे कि लश्कर ए तैयबा बहुत कम, जब भी कहीं आतंकवादी हमला हुआ पिछले 5-6 सालों में, तो लश्कर ए तैयबा ने किसी भी आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी नहीं कबूल की। इनफैक्ट जो भी आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी कबूल की, वो की टीआरएफ ने या द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, क्योंकि वो अभी भी अमेरिकन राडार पे नहीं है। हालांकि लश्कर ए तैयबा को प्रतिबंधित घोषित किया, आतंकी गुट घोषित किया है, तो उसी के चलते आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसी लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप है, शैडो आउटफिट है, और जो सक्रिय है जम्मू कश्मीर में। हालांकि लश्कर ए तैयबा जो आतंकी हमले होते हैं वो लश्कर ए तैयबा एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जिम्मेदारी टीआरएफ ले जाता है, जो काफी एक वेरी छोटा, वेरी लिटिल नोन आउटफिट है आतंकी सर्कल्स में। कहीं ना कहीं अपनी छवि बचाना चाहता है हाफिज सईद, वो नहीं चाहता है कि अमेरिका फिर एक बार उसके पीछे पड़े और इस टीआरएफ को भी आतंकी घोषित करे, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के काफी एसेट्स हैं पाकिस्तान में, भावलपुर में और बाकी पंजाब प्रोविंस में। तो कहीं ना कहीं हाफिज सईद भी चाहता है कि उस पर कोई उंगली ना उठे, ये सारा इल्जाम जो है आतंकी हमलों का वो उसके पास ये सफाई रहे कि ये टीआरएफ करी, ये लश्कर ए तैयबा का कोई हाथी है इन आतंकी हमलों में। बिल्कुल इजहार, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया, इस घटना के बारे में और भी तमाम जानकारियां बताई कि आतंकी घटना होने के बाद किस तरह से सुरक्षा बलों की कार्रवाई होती है, आतंकियों की स्थिति अभी कैसी है, और अमरनाथ यात्रियों की जो सुरक्षा है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आगे क्या कुछ होने वाला है। आपने विस्तार से सब कुछ बताया। तो फिलहाल बड़ी घटना है ये अनंतनाग जिले में और जम्मू कश्मीर में बीते 5-6 सालों में जैसी स्थिति रही है, खासकर धारा 370 के हटने के बाद केंद्र सरकार के लिए ये एक नाक का सवाल है, एक साख का सवाल है। जैसा कि वो दावा करती है कि हमने कश्मीर को बदल दिया है, नया कश्मीर बना दिया है, वहां पर आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आ गई है। ऐसे में बीच बीच में ऐसी घटनाओं का होना केंद्र सरकार पर भी एक दबाव बनाता है, सुरक्षा बलों पर भी एक दबाव बनाता है। देखते हैं ये जो आतंकी हमला करके भागे हैं वो कब पकड़े जाते हैं, सुरक्षा बलों के हाथों से वो कब दबोचे जाते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है। और टीआरएफ जो उभर रहा है, जो घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जैसी उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, उससे कैसे निपटा जाता है, क्योंकि उससे जब तक निपटा नहीं जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर में शांति बहाल नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.